हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविनाश स्टडी क्लासेस। आज 20 अगस्त के करंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। इसका एक 5वां संस्करण है, यानी 5th एडिशन है। इसको लॉन्च किया गया 20 अगस्त को। इसमें क्या, इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है। इसके मिनिस्टर जो हैं हरदीप सिंह पुरी उनका नाम है, वो यूनियन मिनिस्टर हैं इस मंत्रालय के, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और इस इवेंट का नाम क्या दिया गया, स्वच्छ महोत्सव। इसमें एक खास बात यह है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसे इंडिया के विभिन्न शहरों में कंडक्ट किया जाता है इस सर्वेक्षण को, यानी ये सर्वे है कि कौन सा शहर ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ है, उसे उस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। इससे क्या होगा कि शहरों में जो कंपटीशन है सफाई को लेके वो बना रहेगा और हेल्दी कंपटीशन होगा शहरों के बीच में। इस पर्पज से इसको कंडक्ट किया जाता है। तो इस बार ये डिजिटली कंडक्ट किया गया है, डिजिटल माध्यम से कंडक्ट किया गया है। और इसमें जो मुख्य बातें क्या है कि क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जो है इंडिया में वो इंदौर को मिला है। ये लगातार चौथी बार इसको ऐसा अवार्ड मिला है। सबसे पहली बार मिला था 2016 में मैसूरू को, और लगातार 4 बार, और इस बार भी जो है इसको मिला है, यानी कि टोटल ये 4 बार जीत चुका है अवार्ड इंदौर। फिर सूरत, नवी मुंबई। फिर क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ को। इसमें मोर देन 100 ULB यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज के कैटेगरी में मिला है इसको, कि अर्बन लोकल बॉडीज 100 से जो ज्यादा है उस स्टेट को। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड को मिला है लेस देन 100 ULB कैटेगरी में फर्स्ट रैंक। तो दोनों फर्स्ट रैंक में है और अलग अलग कैटेगरी में। उसके बाद इस सर्वे में मुख्य बात है क्या, ये सर्वे पहले तो 28 दिनों तक चला, यानी कि सबसे कम समय में सर्वे को कंडक्ट किया गया है। और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्लीनेस्ट सर्वे है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। 1.87 करोड़ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया, और 1.7 करोड़ लोगों ने इसको रजिस्टर्ड किया है जाके कहां पे, स्वच्छता ऐप पे। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद 11 करोड़ लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे व्यू किया है, देखा है, सराहा है इस सर्वे को। और 5.5 लाख सफाई कर्मचारी जो होते हैं, सैनिटरी वर्कर होते हैं, उसे वेलफेयर स्कीम से जोड़ा गया है। सरकार की जो वेलफेयर स्कीम है, नीतियां हैं, उससे इसको जोड़ा गया है इतने लोगों को। उसके बाद 84,000 से ज्यादा जो कचरा चुनने वाले जो लोग हैं, उन्हें भी जो है मुख्य धारा से जोड़ा गया है इस सर्वे के द्वारा। उसके बाद एक इसमें गार्बेज फ्री सिटीज, इसके बारे में रैंकिंग दिया गया है। तो ये 3 कैटेगरी में, एक 5 स्टार रेटिंग, एक है 3 स्टार रेटिंग, और एक है 1 स्टार रेटिंग। 5 स्टार रेटिंग में 6 सिटीज को रखा गया है, जिसमें इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई, सूरत, राजकोट और मैसूरू शामिल है। उसके बाद 3rd स्टार रेटिंग में 86 शहरों को रखा गया है, और 1st स्टार रैंकिंग में 64 शहरों को रखा गया है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद 4,242 सिटीज में सर्वे को कंडक्ट किया गया। इसमें 19.7 गंगा टाउन है, यानी कि जो गंगा के पास शहर है उन टाउन को कंसीडर किया है, और 64 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहां पे ये लिखा हुआ भी है। ओके, तो इसमें जो है सबसे फर्स्ट नंबर पे आया है अपना इंदौर। इंदौर कहाँ है, तो इंदौर है MP में, मध्य प्रदेश में, राइट। और सूरत है गुजरात में, नवी मुंबई है महाराष्ट्र में। इसमें खास बात क्या कि एक चीज और, कि गंगा टाउन की श्रेणी में, यानी कि जो गंगा से सटा हुआ टाउन है उसके श्रेणी में अपना बनारस जो है, जिसको वाराणसी भी बोलते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन पे। और आपको पता है हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका संसदीय क्षेत्र भी है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है सेकंड, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। कल कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है कि इंडिया में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय भारतीय संस्था NRA को सेटअप किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मल्टी एग्जाम होता है स्टूडेंट का, अलग अलग एग्जामिनेशन अलग अलग बोर्ड जो लेते हैं, तो स्टूडेंट को एक तो ट्रैवलिंग करनी पड़ती है बहुत दूर दूर, उसमें उनका खर्चा है, फिर फूडिंग लॉजिंग, इसमें उनका बहुत ज्यादा रुपया एक्सपेंस जो है लगता है। दूसरी बात कि
एक जगह से दूसरे जगह जाने में टाइम भी काफी लगता है, 2 दिन 3 दिन एग्जाम में समय लगता है। फिर जो लड़कियां हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है अलग अलग जाके एग्जाम देना। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने सोचा कि एक नेशनल लेवल का, जो कि राष्ट्रीय भर्ती संस्था जिसका नाम होगा, पूरे एक इंडिया लेवल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करेगी ये संस्था। उस एग्जाम का क्या नाम होगा? तो CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। और टीयर 1 के लिए ये टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि टीयर 2 और 3 के लिए जो बोर्ड है वो फिर बाद में एग्जाम कंडक्ट करेगी। लेकिन जो स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, पीटी का एग्जाम होता है, जो प्राइमरी एग्जाम है टीयर 1 का, उसको कंडक्ट करेगी ये संस्था। कौन? NRA। और उसका टेस्ट का क्या नाम होगा? CET। तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस चीजों को आपको सुनना है और आपको ध्यान रहेगा। उसके बाद ये संस्था ग्रुप B और C के लिए एग्जाम कंडक्ट करेगी, यानी ग्रुप A के लिए एग्जाम ये कंडक्ट नहीं करने वाली है। CET जो है वो उसका सेंटर सेटअप किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में इसलिए सेंटर सेटअप किया जाएगा कि जो गरीब बच्चे हैं या फिर जो छात्राएं हैं उन्हें बहुत ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जाके वो एग्जामिनेशन को दे पाएं। उनकी सुविधा को देखते हुए हर डिस्ट्रिक्ट में इसको सेटअप किया जाएगा। इसमें खास बात यह है, मैंने बताया कि ये नेशनल लेवल का जो एग्जाम है उसको कंडक्ट करेगी। तो अभी स्टार्टिंग में 3 जो कमीशन है उसको इसके अंदर शामिल किया गया है। उसका नाम है SSC, RRB और IBPS। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सर्विस। इन 3 एग्जाम जो लेती है संस्था, इसको अभी शामिल किया गया इसमें। ठीक है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका जो रिजल्ट होगा, जैसे आपने एग्जाम दिया उसका रिजल्ट आया कि आपको स्कोर मिला, जो भी स्कोर मिला वो आया, डिक्लेयर हुआ। तो जब स्कोर डिक्लेयर हुआ उस दिन से लेके 3 सालों तक आपका ये स्कोर वैलिड रहेगा। ठीक है। उसके बाद अप टू एज लिमिट, जब तक आपका एज है तब तक आप बार बार एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी अटेम्प्ट का काउंट नहीं है। जैसे कि आप इसमें एग्जाम देंगे 1 बार 2 बार 3 बार तो कोई अटेम्प्ट काउंट होगा कि आपको 3 ही अटेम्प्ट देना है, उस तरह का कोई भी प्रोसेस नहीं है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो ये कि 3 सालों तक वैलिड होगा आपका स्कोर फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द स्कोर। जिस समय से आपका स्कोर डिक्लेयर हुआ है उस समय से 3 सालों तक आपका स्कोर वैलिड रहेगा और आप एग्जाम को बार बार दे सकते हैं जब तक आपका एज है। जैसे कि अगर SSC की बात करें तो SSC में बहुत पोस्ट के लिए 30, बहुत के लिए 27 और बहुत के लिए 32 भी लिया जाता है एज लिमिट। तो उन एज में जब जो बच्चे आएंगे तो वो तब तक एग्जाम दे सकते हैं। इसमें एक बात और है कि ग्रेजुएशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि +2 के लिए और 10th लेवल का एग्जाम, इन सारे एग्जाम को कंडक्ट करेगी। यानी कि +2 लेवल का जो SSC का एग्जाम होता है उसे भी कंडक्ट करेगी, ग्रेजुएशन लेवल का जो UDC का एग्जाम होता है उसे भी एक संस्था कंडक्ट करेगी। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। अभी कल कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है और ये CET के माध्यम से एग्जाम लेगी। अभी प्राइमरी रूप से इसमें 3 ही संस्था को शामिल किया गया है, SSC, RRB और IBPS। और ग्रुप B और ग्रुप C के लिए एग्जाम लेगी और ये एग्जाम फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड होगा और टीयर 1 का ही एग्जाम सिर्फ ये कंडक्ट करेगी। और हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर को सेटअप किया जाएगा, CET के सेंटर को, और इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा, जो स्कोर वो 3 सालों तक वैलिड रहेगा। साथ ही साथ जो बच्चे हैं वो जब तक उनका एज लिमिट है तब तक वो एग्जाम बार बार दे सकते हैं। और इसमें तकरीबन 3 साल के अंदर सरकार 1500 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। तो एक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये नए कैग बनाए गए हैं और ये पहले थे जम्मू एंड कश्मीर के, आपको मालूम होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, अभी मनोज सिन्हा है। तो इन्हें फिलहाल जो है कैग बनाया गया। कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें एक सिंपल क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में आता है। तो ये आर्टिकल 148 148 अनुच्छेद के अंदर इसको रखा गया है, संविधान के अंदर कैग को। और इसका काम क्या है कैग का? तो कैग भारत सरकार की जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, रिसिप्ट है, जो पैसा वो उन्हें मिलता है, प्राप्त होता है, उन सारे
पैसों का, खर्चों का हिसाब किताब रखती है कैग, ऑडिट करती है पैसों का। साथ ही साथ जो राज्य सरकार है उसके भी पैसों का हिसाब किताब रखती है, और साथ ही साथ सरकार की जो कोई संस्था है, सरकारी संस्था, उसका भी ये ब्यौरा रखती है। कौन? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बारंबार पूछा गया है। आर्टिकल किस में आता है कैग? तो 148। उसके बाद है वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। फिर है एक न्यूज में आ रहा था कि गुवाहाटी को, सूरत को और आपका तिरुवनंतपुरम को, इसको पीपीपी मॉडल पे यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे सरकार 50 सालों के लिए लीज पे दे रही है, और सरकार को सीधा सीधा 1000 करोड़ का रुपए का अभी फायदा होने जा रहा है। ठीक है, तो सरकार इसको प्राइवेटाइज करने जा रही है 3 एयरपोर्ट को। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो एयरपोर्ट को देखती है और सारे कामों को उसको संभालती है, क्योंकि मैनेजिंग का और मेंटेनिंग का जिम्मेदारी जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऊपर है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में पूछने की संभावना है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है, नागर विमानन मंत्रालय। और इसके जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी, और यही मिनिस्टर है किसके? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के भी। तो दोनों मंत्रालय इन्हीं के अंदर काम करता है अभी। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान में इस तरह की बॉडी का, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई जिक्र नहीं है। इसको पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा बनाया गया है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में। और ये फॉर्मेशन इसका कब हुआ था? 1995, 1 अप्रैल 1995 को। और मैंने बताया ही, मैनेजिंग, मेंटेनिंग, क्रिएटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है उसको ये देखती है। कौन? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है 1.22 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड सरकार ने सैंक्शन किया है आत्मनिर्भर भारत के तहत, यानी कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने अभी 1.22 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड को सैंक्शन किया है, जिसका क्रेडिट लिमिट होगा 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। मतलब क्या है इसमें कि केसीसी जो है, किसान क्रेडिट कार्ड है, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, तब फिर इसको समझेंगे क्या है। इसको 1998 में इस तरह का कार्ड को डेवलप किया गया था नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, और आरवी गुप्ता हैं, उनकी कमेटी बनाई गई थी और वो प्रेसिडेंट होंगे कमेटी के चेयरपर्सन। तो इनके रिकमेंडेशन के बाद, यानी इनके सुझाव के बाद इस तरह का कार्ड को बनाया गया था। फिर ठंडे बस्ते में रहा, लेकिन जब 2014 के बाद से ये थोड़ा सा इसको ज्यादा ध्यान देने लगी जो अभी गवर्नमेंट है मोदी सरकार की, तो उन्होंने इस पर ध्यान दिया। इसके में होता क्या है, ये 2 तरह से लोन देती है किसान को। पहला लोन देती है कैश क्रेडिट, इसको आप समझिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम में वेटेज ज्यादा होता है पूछने का। और दूसरा है कैश क्रेडिट, और दूसरा है टर्म क्रेडिट। ठीक, कैश क्रेडिट में किसान को लोन देती है सरकार थ्रू केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा, और ये किसान जो है अपने लोन को वापस करते हैं कुछ इंटरेस्ट रेट के साथ, यानी कि कम इंटरेस्ट रेट इनका होगा। और ये जो लोन लेते हैं किसान, वो कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है, ग्रामीण बैंक हो सकता है, या फिर आपका जो कमर्शियल बैंक है वो हो सकता है। दूसरा है कि टर्म क्रेडिट, जैसे पंप सेट हो गया, या एग्रीकल्चर हो गया, इसके लिए इरिगेशन उसके लिए, या फिर जो लैंड डेवलपमेंट है, कुछ लैंड का काम करना है तो उसके लिए जो सरकार से लोन लेंगे किसान, तो उसको बोलते हैं टर्म क्रेडिट। ठीक है, तो इसमें भी किसान को लोन दिया जाता है। तो 2 तरह से किसान को लोन दिया जाता है केसीसी के द्वारा। किसान के पास ये कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और आपके पास ये अवेलेबल होगा कार्ड आप बनवा लेंगे जो किसान होंगे, और सर इस स्कीम के तहत सरकार जो है 2 तरह की लोन देगी किसानों को। अब इसमें क्या है कि इस तरह का कार्ड 1.22 करोड़ सैंक्शन किया है अभी सरकार ने किसानों को, भारत के किसानों को, और उसका क्रेडिट है इतना लिमिट, यानी कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा की क्रेडिट होगी, यही जो लोन जो दिया जाएगा उसके अंदर। और ये लोन होगा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत। तो इसमें होगा क्या कि जो लोन देगी सरकार, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम लेगी। क्यों? इसको कम किया जाएगा, इसलिए कम किया जाएगा कि जो भारत
आत्मनिर्भर बन सके, भारत के किसान का 2022 तक इनकम दोगुना हो सके, उसको पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ऐसा काम करेगी। इसमें एक चीज और है कि अभी कुछ दिन पहले आपने जाना होगा कि 2 लाख करोड़ सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही थी, जो सैंक्शन हुआ था एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो इसके अंदर और इसको मिलाकर, दोनों को मिलाकर एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को डेवलप करने के लिए जो 2 करोड़ सरकार ने लगाया था, और ये जो क्रेडिट दे रही है लोन के थ्रू सरकार, कॉमर्शियल बैंक, ग्रामीण बैंक और जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके द्वारा, इन दोनों को मिला के सीधा 2.5 करोड़ फार्मर जो हैं, किसान हैं, उनको फायदा होगा, इंक्लूडिंग फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री में जो किसान लगे हुए हैं उन्हें भी फायदा होगा। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन और फिशरी मत्स्य पालन, इन दोनों को मिला के प्लस जो एग्रीकल्चर करते हैं फार्मर, उसको मिला के, इसमें तो अभी 1.22 करोड़ जो आंकड़ा है इसको मिला के और ये इन्हें भी मिला के फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री को, तो टोटल एक अनुमान है कि लगभग 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ किसान को सीधा फायदा होने जा रहा है आत्मनिर्भर भारत के तहत। इसमें सरकार उसको जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है उसको लोन देगी, और लोन बहुत ही कम उसको ब्याज पे सरकार देगी। इससे जो है किसान का जो है एग्रीकल्चर बूस्ट होगा और उसकी इनकम बढ़ेगी, और किसान खुशहाल होंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। तो ये है। अब आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ था नहीं आज। एक चीज़ और इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि जो भी हम लोग करंट डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा डिटेल से बताया जाता है इसलिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको समझ में आ सके और उसको आप सही कर सकें, क्योंकि अभी एग्जाम में करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है, और साथ ही साथ साइंस पोर्शन को भी वेटेज दिया जा रहा है। तो अभी कुछ दिन के बाद साइंस का जो है सीरीज एक मैं शुरू करने वाला हूं, उसमें हम लोग साइंस से रिलेटेड हर टॉपिक को डिटेल से डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी बिहार एसआई का फॉर्म आ चुका है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने फॉर्म डाला भी होगा या डालने वाले होंगे, तो आप अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बूस्ट कीजिए, और साथ ही साथ ये करंट अफेयर से रिलेटेड मेरे वीडियो को देखिए, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा और एग्जाम में आप क्वेश्चन अच्छा कर सकेंगे। और साइंस से भी बिहार दरोगा में साइंस से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आने वाले कुछ समय में, आपने देखा ही होगा। तो उसका भी हम लोग एक सीरीज शुरू करते हैं, और वो भी एक अच्छा सीरीज होगा, और उसमें जो है बहुत अच्छे से हम लोग पूरा कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।